तो हमने इस प्रोसेस के अंदर देखा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या हो रहा था कि जो इन्वायरमेंट में जो एयर है वो रिच इन ऑक्सीजन है, उसको हम क्या कर रहे थे, इनटेक कर रहे थे, मतलब ले रहे थे अपनी बॉडी के अंदर। और एक्सहेलेशन का मतलब क्या था कि हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 भरा पड़ा है, जो हमारे एयर के, जो हमने एयर लिया है उसमें जो CO2 है वो क्या है, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर उसको क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं एयर में, ठीक है, अपने बॉडी से क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं एयर में, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। So I think it's very clear now कि what is inhalation and what is exhalation. Now moving to the next is, now अब हम क्या बात करेंगे कि अगर हमने जो ऑक्सीजन लिया और जो हमने ऑक्सीजन को रिलीज किया, रिमूव आउट किया अपनी बॉडी से, उसमें क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग इन, जो हम ले रहे हैं, तो ये हमारा लंग्स है, ठीक है, हमारा लंग्स। अगर हम लोग क्या किया, दिस वन इज ट्रैकिया, ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन है दिस वन इज ट्रैकिया, ये हमारे दो सुंदर से लंग्स है हमारे बॉडी के अंदर। एक नीचे का हमारा क्या है, जो डोम शेप स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने ब्रीथ इन की, हमारा जो पूरा लंग्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर गया, ठीक है, पूरा लंग्स एक्सपैंड कर गया। हमारा पूरा लंग्स एक्सपैंड करने की वजह से हमारा जो डायफ्राम है वो क्या हो गया, चिपक गया, एज अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अभी जैसे डायफ्राम हमारा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना, तो इससे क्या हुआ, पूरा हमारे लंग्स में क्या भर गया, बहुत सारा ऑक्सीजन भर गया। अब हम देखेंगे कि जब हम ब्रीथ आउट किए तो हमारी बॉडी में क्या हुआ कि हमारा लंग्स जो पहले एक्सपैंड था, जो हमारा डायफ्राम था वो फ्लैट था, अब क्या हुआ, जैसे हमने पूरा जो ऑक्सीजन कंज्यूम किया था एंड हमने जैसे सांस छोड़ा, तो फिर क्या हुआ कि हमारा जो लंग्स था वो क्या हो गया, वो रिलैक्स हो गया, वो फिर से अपने एक्चुअल पोजीशन में आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लंग्स था और डायफ्राम था, वो डायफ्राम फिर से एक्सपैंड कर गया, अपने डोम शेप स्ट्रक्चर में आ गया। हमारा लंग्स अपने जैसे उनका जो पोजीशन था उसी पोजीशन, रिलैक्स पोजीशन में वो लोग आ गए, और यहाँ पे लंग्स की साइज क्या हो गई, फिर से छोटी हो गई। यहाँ पे लंग्स की साइज इंक्रीज कर गई, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भर गया। अब यहाँ से क्या हुआ, CO2 रिलीज हो रहा है, मतलब ये रिलैक्स स्टेज में चला गया। तो इस जो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज मैं डिस्कस कर देना चाहती हूँ कि जो डायफ्राम होता है वो हमारे ये जो लंग्स का पोर्शन होता है ऊपर का, और जो हमारे नीचे का एब्डोमेन पोर्शन होता है उसको क्या करता है, ये सेपरेट रखता है। वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है। इनहेलेशन में क्या होता है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिए किससे लिए, नोज से हमने लिया, फिर नोज के बाद हमारा जो पूरा जो एयर है वो कहाँ गया, लंग्स में गया, लंग्स से हमारा जो पूरा एयर है वो हमारे ब्लड में गया, अब ब्लड से सेल्स में गया। दिस इज ऑप्शनल, यहाँ पे आपको ये मेंशन करना जरूरी नहीं है, आप ये चीज लिख सकते हो कि ब्लड से फिर लंग्स में, ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता दूं ताकि क्लैरिटी हो जाए हमारे माइंड में कि हमारे बॉडी के अंदर जो एयर का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, कैसे इन करता है, कैसे आउट करता है, ठीक है, ये सारे प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए अब हमारे ब्लड से हमारी बॉडी सेल्स में गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। अब हमारे बॉडी सेल्स में क्या होते हैं, हमारे बॉडी सेल्स के अंदर बहुत सारा क्या होगा, एक हमारा न्यूक्लियस होगा, हमारे बॉडी सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो किस फॉर्म में होंगे, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो हम सेलुलर रेस्पिरेशन में जरूर डिस्कस करेंगे। फिर क्या हुआ, अभी सेल से हमारे फिर से जो यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हुआ, ऑक्सीजन जैसे अंदर गया बॉडी सेल्स के अंदर, इसमें ऑलरेडी ग्लूकोज थे, अब वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया, जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये क्या बनाएगा, CO2 बनाया, भर भर के एनर्जी बनाया और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए। तो ये जो CO2 है, अब ये CO2 हमारे फिर से ब्लड में गया, ब्लड से लंग्स में गया, लंग्स से नोज में गया एंड नोज से आउट हो गया, रिमूव आउट हो गया। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। और इनहेलेशन या एक्सहेलेशन के प्रोसेस के दौरान यही होता है कि हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं O2 को, O2 हमारे नोज से लंग्स में जाता है, लंग्स से ब्लड में जाता है, ब्लड से बॉडी सेल्स में जाते हैं, बॉडी सेल्स के अंदर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। अब इस बॉडी सेल्स से हमारा जो
इसमें जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद कहाँ जाएगा, फिर ब्लड में जाएगा, ब्लड से लंग्स में, लंग्स से नोज से बाहर। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो ब्रीदिंग के दौरान हो रहा है, और ब्रीदिंग के टाइम पे ही इंटरनल रेस्पिरेशन और सर्कुलर रेस्पिरेशन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। सो आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट वन इज गैसियस एक्सचेंज इन द ह्यूमन ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड। अब हम जो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर रहे हैं इन्वायरमेंट से, उसका क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। द सेकंड वन इज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर बिटवीन ब्लड एंड एल्वोलाई। अब क्या हो रहा है कि जो बाहर से हमने ऑक्सीजन लिया, एब्जॉर्ब किया बाहर से ऑक्सीजन, वो हमारे बॉडी में कहाँ जा रहे हैं बेटा, वो हम बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसी वजह से क्या हो रहा है, गैस में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। अब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गया, ढेर सारा ऑक्सीजन, अब वो क्या होगा, हमारे नोज से लंग्स में, लंग्स से हमारे ब्लड में। तो यहाँ क्या रहा है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 ऑकर बिटवीन ब्लड एंड एल्वोलाई, क्योंकि हमारे लंग्स में तो एल्वोलाई होते हैं। तो जो पहले ऑक्सीजन जाएगा तो हमारे कहाँ जाएगा, नोज से लंग्स में, लंग्स से हमारे एल्वोलाई में, एल्वोलाई से क्या करेगा, वो एल्वोलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कैपिलरीज उसको पकड़े रहते हैं। अब वो सारे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारा जो भी ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो हमारे एल्वोलाई में आएगा। तो एक तरह से हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में पहुंच गया, और हमारे ब्लड में जो CO2 है उसको कौन कैरी किया है, एल्वोलाई कैरी किया। और फिर ये एल्वोलाई लंग्स में डालेगा, लंग्स से हमारे नोज में आएगा, नोज से बाहर हो जाएगा। तो ये एक कॉमन पाथवे आपको दिख रहा होगा कि इनटेक एंड रिमूव आउट ऑफ CO2, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सो ये मैकेनिज्म इज ब्रीदिंग का। द थर्ड स्टेप इज CO2 इज एक्सेल्ड आउट थ्रू लंग्स। मैंने बताया आपको कि CO2 क्या करेगा, हमारे ब्लड में जो CO2 का अमाउंट है वो CO2 का अमाउंट हमारे कहाँ जाएगा, एल्वोलाई में जाएगा, एल्वोलाई से लंग्स में जाएगा, लंग्स से नोज एंड आउट, दैट इज एक्सहेलेशन। CO2 जो हमारे लंग्स से बाहर निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। एंड O2 इज assimilated in the body is called इनहेलेशन। सो हमारे बॉडी से जो CO2 एक्सेल आउट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, एंड हमारी बॉडी में जो O2 एसिमिलेट हो रहा है हमारी बॉडी में दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। सो ये प्रोसेस है हमारा, एक ब्रीदिंग इन एक ब्रीथ आउट। ब्रीदिंग इन में क्या हो रहा है, लंग्स एक्सपैंड कर जा रहे हैं, और ब्रीदिंग आउट में क्या हो रहा है, लंग्स रिलैक्स फॉर्मेट में हो रहे हैं। और यहाँ पे जो डायफ्राग्राम है वो डोम शेप का आपको दिखेगा, ठीक है, बट यहाँ पे आपको जो डायफ्राग्राम है वो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। अब यहाँ पे हमने बोला ना कि एल्वोलाई और ब्लड इन दोनों में गैसेस एक्सचेंज, दिस इज एल्वोलाई, ठीक है, ये एल्वोलाई है, और ये क्या है, एल्वोलर डक्ट है। अब ये जो आपको दिख रहा है बहुत सारे ब्लड वेसल्स, इसको क्या किए, चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ये क्या बना रहे हैं, कैपिलरीज बना रहे हैं। जब ब्लड वेसल्स बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होने लगे तो क्या बनाते हैं, कैपिलरीज बनाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, नाउ मूविंग टू सेलुलर रेस्पिरेशन। हम पहले ही सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद से हम और फर्दर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर में। What is cellular respiration? The respiration is the process by which food is taken through a process of nutrition. न्यूट्रिशन के दौरान जो हमने खाना खाया था, जो हमने फूड लिया था, उससे जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे विलाई में जो एब्जॉर्ब हुआ था और उस विलाई से हमारे बॉडी सेल्स में जो गए थे उसकी बात यहाँ हो रही है। द न्यूट्रिशन गेट ऑक्सीडाइज्ड and released energy to perform a various activity। यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ रखा था न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस में पढ़ा था कि जो हम फूड ले रहे हैं, सॉलिड फूड मटेरियल जो हम लोग फीड कर रहे हैं वो हमारे पूरा डाइजेस्ट होके कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, उसमें जो बहुत फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे विलाई, उस विलाई में क्या हुआ, उसने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। कैसे एब्जॉर्ब किया, ब्लड वेसल से। अब जैसे फूड का जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे ब्लड वेसल्स में गया एज अ कार्बोहाइड्रेट, हमारे बॉडी सेल्स में चले गए। अब वो जो बॉडी सेल्स में कार्बोहाइड्रेट गए थे
उसमें क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, किसके थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। अब जैसे ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गया, हमारी बॉडी सेल्स के पास ऑलरेडी ग्लूकोज प्रेजेंट है। मैं बार बार कह रही हूँ कि क्या हमारे बॉडी सेल्स में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब वो ग्लूकोज क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा और उसे भर भर के एनर्जी निकलेगी, और वो सारी एनर्जी हमें क्या करेगी, वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प करेगी, लाइक वो मेंटली एक्टिविटी हो, लाइक फिजिकल एक्टिविटी हो, फिर किसी भी टाइप की एक्टिविटी क्यों ना हो। So it's clear now कि what is cellular respiration। अब हम बात करेंगे, it is a bio-oxidation of nutrition at a cellular level। यहाँ बोल रहा है कि ये क्या है, ये एक बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है सेलुलर लेवल पे, मतलब सेल्स के लेवल पे। यहाँ पे बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होती हैं, उनके एंजाइम के थ्रू क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड मटेरियल्स का। अब देखते हैं कैसे। फूड हमने लिया, हमने न्यूट्रिशन के दौरान क्या किया, फूड लिया, फूड हमारे कहाँ गए, बॉडी सेल्स में गए। ये हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या हो गया, फूड है, बहुत सारा फूड है, न्यूट्रिएंट्स है। अब हमने क्या किया, रेस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को भी लिया, रेस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आ गया। अब ये क्या करेगा, फूड को क्या किया, ब्रेक कर दिया, यहाँ पे फूड को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाया, वाटर बनाया, और भर भर के एनर्जी बनाई, बहुत सारी एनर्जी बनाई, और वो एनर्जी हमें वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, द फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। और सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा। बट एरोबिक में तो कोई अदर कंडीशंस नहीं है हमारे पास, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। एनारोबिक मतलब क्या होता है बच्चों, एनारोबिक का मतलब होता है कि यहाँ पे दो कंडीशन हमारी क्रिएट होते दिख रही है। फर्स्ट वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फर्स्ट वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इट मींस कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। द सेकेंड वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा, यहाँ पे O2 तो होगा बट वेरी लेस, बहुत लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन की होने से O2 लेस भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ O2। तो O2 ऑक्सीजन कमी की वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। तो बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने दो चीज डिस्कस की, द फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, द सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सारी प्रोसेस प्रोसीड करेंगे। बट एनारोबिक में दो टाइप हमें दिख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें एथेनॉल बनेगा क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। द सेकेंड वन इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या बनेगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। लेट्स स्टार्ट एंड मूव, क्या होता है इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है। एक कॉमन सा आउटव्यू लेते हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ रखा है कि हमारे क्या है, हमारा ये क्या है, बॉडी सेल है। बॉडी सेल, ये वाला जो सेल है वो बॉडी सेल है। अब इस बॉडी सेल के अंदर क्या आ गए, हमारे ग्लूकोज आ गई, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस फॉर्मेट में स्टोर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। अब हमारे बॉडी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी तो होगा, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब ये पूरा जो हमें ये इस टाइप का जो दिख रहा है पूरा लिक्विड स्ट्रक्चर, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये पूरे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक गोल्गी एपरेटस, लाइक लाइसोसोम्स, लाइक राइबोसोम्स। ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ओके, तो हमारा जो बॉडी सेल है उसमें ये क्या है, न्यूक्लियस। अब इसके अंदर ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट है, हमारे साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि जैसे ग्लूकोज कितने नंबर ऑफ कार्बन का बना है, 6 नंबर ऑफ कार्बन। तो जैसे ही हमारे
बॉडी सेल्स के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब जैसे ही ऑक्सीजन आई, ये ग्लूकोज कहाँ चली गई, अपने आप को कन्वर्ट करेगी। अपने आप को कन्वर्ट कैसे करती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के दौरान ये क्या करती है, अपने आप को कन्वर्ट करती है किसमें, पायरूवेट में। और क्या बनाती है, पायरूवेट और एनर्जी। ये जो पायरूवेट है वो क्या है, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ये जैसे इस सेल्स, हमारे बॉडी सेल्स के अंदर ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने अपने आप को क्या किया, ब्रेक डाउन कर लिया। ब्रेक डाउन करके क्या बनाया, अपने आप को पायरूवेट बनाया। अब पायरूवेट कितने कार्बन कंपाउंड का है, 3 कार्बन कंपाउंड का। तो अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटता है तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट इज फाउंड, तो 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि 6 कार्बन है, पायरूवेट क्या है, 3 कार्बन है। तो अगर 6 कार्बन को 2 भाग में तोड़ दिया जाए तो 3 कार्बन पायरूवेट, फिर 3 कार्बन पायरूवेट, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट यहाँ बनेगा और एनर्जी भी बनेगी। तो जैसे ही सेल्स को पता चला कि ऑक्सीजन आ रहा है, ये पायरूवेट क्या हुआ, हमारे ये जो सेल्स के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, पूरा पायरूवेट भागते भागते माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे भी आई, फिर जब देखा इसने कि पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, तो ये भी कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब क्या किया, यहाँ पायरूवेट को क्या किया इसने, पायरूवेट को यहाँ पे ऑक्सीजन ने तोड़ दिया। पायरूवेट क्या है, पायरूवेट एक्चुअली फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही तो है। अब जैसे यहाँ ब्रेक डाउन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना, CO2 बना, वाटर बना और भर भर के एनर्जी बनी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल्स। पावर हाउस ऑफ सेल्स क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि हमारे इस सेलुलर रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी एनर्जी बनती है। और ये एनर्जी हमें क्या करती है, वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करने में मदद करती है। ये तो बहुत क्लियर हो गया, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि ग्लूकोज। तो सबसे पहले आपको इतना तो याद रखना है कि ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन होता है, पायरूवेट में, इन साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। The breakdown of glucose into pyruvate, it is known as a cycle of glycolysis. अब हमने 2 चीज पढ़ा, ये तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा था। अब जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने 2 चीज पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, द सेकंड वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आइए डिस्कस करते हैं उसको। तो फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको पढ़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बोला, इट इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड का कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट था। ऑक्सीजन जैसे आया, ग्लूकोज ने अपने आप को कन्वर्ट किया पायरूवेट में, पायरूवेट में कन्वर्ट करते ही वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, क्योंकि उसको दिख रहा था क्या कि ऑक्सीजन आ रही है। अब जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, ऑक्सीजन भी हमारा गया। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, पायरूवेट को तोड़ तोड़ के क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। ये हमारे बॉडी सेल्स में चले गए वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। वाटर भी हमारी बॉडी में चला गया और CO2 भी क्या किया, हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी सेल्स में प्रेजेंट रहा। आप क्या करें, ये याद रखिएगा कि हमारी बॉडी सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, CO2, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, तो सेल्स के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, the process in which the incomplete breakdown of food occurring in the absence of oxygen and releasing a small amount of energy. इट मीन्स कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां फूड का इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रहा है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वहां पे बहुत कम एनर्जी बन रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन।
तो इसमें दो आती है। द फर्स्ट हमारा एनिमल्स में होता है, दूसरा हमारे ईस्ट की वजह से होता है। तो ये एनिमल मतलब लिख सकते हैं हम लोग, एनिमल को एज अ ह्यूमन बीइंग भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे हम दो एग्जाम्पल लेंगे। पहला हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कि एथेनॉल कैसे बनता है, इस चीज को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, हमारी बॉडी के क्या है, अगर कोई हम एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम रनिंग करते हैं, लाइक रनिंग करते हैं, या फिर कोई भी हम एक फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर कोई गेम खेल रहे होते हैं जिसमें हमारी बॉडी को क्या चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। ठीक है, अगर हम सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम रनिंग कर रहे हैं, दो सिनेरियो को लेके चलते हैं हम लोग। तो रनिंग के दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी हम क्या होता है, हांफने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब दौड़ते हैं बहुत तेजी से, तो हमारी बॉडी के अंदर हम जो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं वो क्या होता है, सर्टेन टाइम के बाद हम ऑक्सीजन ले ही नहीं पाते हम अपनी बॉडी में। ठीक है, तो हम क्या होता है, हम हाफना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन तो आती नहीं, क्योंकि हम दौड़ रहे होते हैं। हमें प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो जब तक ऑक्सीजन मिल रही है, ध्यान से सुनिए, जब तक हम दौड़ रहे हैं, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ रही है, हमारा जो बॉडी में हमारी जो बॉडी सेल्स है वो क्या कर रहे हैं, उसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं इन्वायरमेंट से। तो हमारा जो ग्लूकोज टूट रहा है वो हमें एनर्जी दे रहा है, अब उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम दौड़ रहे हैं। बट हमने दौड़ते दौड़ते हमें क्या होता है, हम हांफने लगते, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमें तो दौड़ना है, बट हमें एनर्जी मिल नहीं रही है। तो अब हमारी बॉडी सेल्स क्या करती है, जो ग्लूकोज प्रेजेंट है हमारी बॉडी सेल्स में, उसको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं। इस सिनेरियो में हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं, मसल्स क्या करता है, वहां पे लैक्टिक एसिड बनाने लगता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करता है, एनर्जी के लिए हमारे बॉडी में जो हमारे मसल्स में जो लैक्टिक एसिड है वो क्या करता है, लैक्टोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से क्या करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। और वो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बनते ही और उससे थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज की जगह पे वो क्या बनाता है, हमारे मसल से उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसे, लैक्टोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस से लैक्टिक एसिड बनाता है और थोड़ा सा एनर्जी बनाता है, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, थक जाते हैं, नहीं तो हमें मसल्स क्रैम्प होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज भी समझ सकते हैं, ये एक्सरसाइज के दौरान भी होता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये हमारे रनिंग के दौरान भी होता है। तो दो चीजों में ये बहुत क्लियर हो गई कि यहाँ पे क्या हुआ, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये चीजें क्या हुई है, परफॉर्म हुई है, लैक्टिक एसिड बना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुई है, लैक्टोडिहाइड्रोजिनेज। अब हम सेकंड बात करेंगे, ईस्ट की बात करेंगे। यहाँ पे क्या था, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज क्या कर रहा है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इथेनॉल से क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, और एक हमारा अल्कोहलिक कंटेंट बना रहा है। अगर हम लोग ब्रेड की बात करें, ठीक है, ब्रेड की बात करें या फिर हम लोग वाइन की बात करते हैं, तो बेसिकली आज के इस क्लास में मैं वाइन का एग्जांपल देती हूँ। हमें वाइन कैसे बनता है, वाइन बनता है ग्रेप्स से। अब जैसे ही ग्रेप्स को क्या करते हैं, हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, पूरा ग्रेप्स कल्टीवेट किया, फिर हार्वेस्ट कर लिया, फिर उस ग्रेप को क्या करते हैं, क्रश करते हैं। हमने बहुत सारे ग्रेप्स को क्रश कर लिया, उसका जो जूस निकला वो जूस को हम लोग बोलते हैं मस्ट। उस जूस को हम क्या बोलते हैं, मस्ट, उसको बोलते हैं MUST। जो जूस हमें क्रश करने पे, ठीक है, मिला, उसको बोलते हैं मस्ट। अब इस मस्ट में ऑलरेडी हमारे जो ग्रेप्स होते हैं, उनका जो आउटर लेयर होता है उसमें वाइल्ड ईस्ट प्रेजेंट होते हैं, वाइल्ड ईस्ट प्रेजेंट होते हैं। अब लेकिन उसमें हमें फ्लेवर चाहिए, अरोमा चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का ईस्ट उसमें ऐड करते हैं। ईस्ट ऐड करने का मतलब क्या होता है, अंगूर है ना, अंगूर मतलब ग्रेप्स है, तो ग्रेप ने फोटोसिंथेसिस किया उसके प्लांट में, तभी तो बना ना, तो उसके अंदर तो ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ये ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज क्या है, बेसिकली शुगर ही तो है, शुगर कंपाउंड। तो ये हमारे ग्रेप्स के अंदर क्या होगा, शुगर प्रेजेंट होगा। उस शुगर को फर्मेंटेट करने के लिए हम क्या डालेंगे,
उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का ईस्ट डालेंगे। वो ईस्ट क्या करेगा, इस शुगर को स्लोली स्लोली फर्मेंटेट करेगा, इसके जो शुगर कंपाउंड है उसको कंज्यूम करेगा और उसको कैसे चेंज करेगा, उसको चेंज करेगा इथेनॉल में, ठीक है, अल्कोहलिक कंपाउंड में। और ये प्रोसेस है बहुत स्लो 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 चलता है, इसीलिए कहते हैं कि जो वाइन का टेस्ट होता है वो अगर आप सालों बाद भी कंज्यूम करें तो उसका टेस्ट क्या होता है और इनहेंस करता है, उसका टेस्ट खराब नहीं होता। वाइन जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा उसका टेस्ट होगा। तो ये रीजन क्या है इसके पीछे, ये पुराना होने के पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि उसका जो शुगर कंपाउंड है वो स्लोली स्लोली फर्मेंटेट करता है ईस्ट की वजह से, और वो क्या दिखाता है, एक एथेनॉल बनाता है जो कि वक्त के साथ बहुत ही ज्यादा उसको टेस्टी बनाता है। सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ कि एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है। एनारोबिक में हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें ईस्ट में देखा, ग्रैप्स को एग्जांपल लेके, और एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमने एक्सरसाइज का और रनिंग का एग्जांपल देखा कि कैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का क्या डिफरेंस है। The first one is it is a physical process। ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। हम ही तो कर रहे हैं ना, हम तो बाहर से ले रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा, हम बाहर से क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। Where oxygen is taken and CO2 is given out। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से इनटेक कर रहे हैं, क्या, ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से इनटेक कर रहे हैं, और CO2 क्या कर रहे हैं, रिमूव आउट कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि इन्वायरमेंट का ही ना रोल है इसमें, हमारा खुद का तो कोई रोल है नहीं। रेस्पिरेशन क्या होता है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर का प्रोसेस है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस। वेयर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑकर एंड CO2 इज रिलीज्ड आउट। रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर होते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं, हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, और ये ग्लूकोज क्या करते हैं, फूड, उस ग्लूकोज क्या है, ऐसा फूड ही तो है, ग्लूकोज क्या है, वो फूड है। अब वो फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहां से क्या रिमूव आउट होता है, क्या बनता है, CO2 बनता है, और बहुत सारी एनर्जी बनती है। तो इट इज क्लियर नाउ कि हमारा जो ब्रीदिंग है वो फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन हमारा केमिकल प्रोसेस है। द सेकंड स्टेप इज इन ब्रीदिंग नो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्या आप ब्रीदिंग करते हो, इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, तो क्या आपको उसमें कोई एनर्जी लगती है, उसमें कोई एनर्जी लगती नहीं है ना, आपके इस प्रोसेस के दौरान कोई एनर्जी बनती है। तो हमारे ब्रीदिंग में क्या होता है, कोई एनर्जी नहीं बनती है, कुछ नहीं बनता, ये हम बस लेते हैं और फिर रिमूव आउट कर देते हैं CO2 को बाहर। बट हमारे रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर ग्लूकोज थे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते ही ब्रेक डाउन किए CO2 में, एनर्जी में और वाटर मॉलिक्यूल्स में। अब ये एनर्जी क्या कर रही थी, हमारी बॉडी को वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मदद कर रही थी। तो एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एनर्जी करेंसी होता है हमारे बॉडी के अंदर। द थर्ड स्टेप इज इट इज ऑकर इन एट अ ऑर्गन लेवल। किस लेवल पे होता है, हमारे ऑर्गन्स लेवल पे होता है। लंग्स क्या है, लंग्स ऑर्गन है, ठीक है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ऑर्गन है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ऑर्गन है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, ऑर्गन्स है। तो ये क्या है, ऑर्गन लेवल पे ही तो हो रहा है, बट इट इज ऑकर एट सेलुलर लेवल। ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है वो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर हो रही है। अंदर होने की वजह से ये क्या है, सेलुलर लेवल पे अपना परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज को, अपने प्रोसेस को। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे ये ऑर्गन लेवल पे कर रहे हैं। लंग्स क्या है, ऑर्गन है। द फोर्थ स्टेप इज इट इज फाउंड इन हायर एनिमल्स ओनली। हायर एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। जितनी भी आपको जीव जंतु दिखते हैं, हम लोग हैं या फिर कोई भी प्राणी है, कोई भी, ठीक है, वो क्या है, जितनी भी हायर एनिमल्स है सबके अंदर ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। जिसके अंदर ब्रीदिंग ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, डेड कर जाएगा, मर जाएगा।
बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज फाउंड इन ऑल एनिमल्स एंड प्लांट। एनिमल में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है। और प्लांट्स में तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि न्यूट्रिशन के दौरान प्लांट्स में कैसे वहां पे फूड का ब्रेकडाउन होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब तो हमने ब्रीदिंग सारा पढ़ लिया, खत्म कर लिया पूरी। हमारे जो ब्रीदिंग का पोर्शन था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, एक पोर्शन हमने पढ़ लिया ब्रीदिंग। सेकेंड पोर्शन क्या है हमारा, सेकेंड पोर्शन है अब जो हम ऑक्सीजन कंज्यूम की हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारे बॉडी से हमारे ब्लड में कैसे जा रही है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारे जो जितनी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं जो उसमें हेल्प करते हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन के अंदर हमारे 4 मेजर स्टेप्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। द फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग। आपको बताया मैंने क्या हो रहा है, इनटेक एंड रिमूव आउट। इनटेक किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का। रिमूव आउट किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा क्या है, गैसियस ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, O2 को ले रहे हैं और CO2 को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे गैसियस ट्रांसपोर्ट हो गया। टिश्यूज रेस्पिरेशन। टिश्यूज रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, अब जो ऑक्सीजन हमने लिया है इन्वायरमेंट से, वो क्या हो रहा है, एल्वोलाई से हमारे ब्लड सेल्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या दिखा रहा है, टिश्यू रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो टिश्यू रेस्पिरेशन हुआ है, जो हमारे एल्वोलाई से हमारे ब्लड सेल्स में आया है, अब ब्लड सेल्स से बॉडी सेल्स में जा रहे हैं। अब बॉडी सेल्स में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और वहां से क्या बन रहा है, भर भर के एनर्जी एंड CO2। सो ये 4 मेजर स्टेप्स होते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक एक चीज। ये क्या है, यहाँ ये नोज है, ठीक है। नोज के अंदर का भी तो स्ट्रक्चर होगा ना, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, दिस इज ट्रैकिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे रिंग 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 लाइक स्ट्रक्चर दिखे, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, हवा जिसमें जाती है। अब ये जो हमारा लोब होता है, ठीक है, इसको इसमें 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, और ये पूरा एक लोब है। ये क्या है हमारा अपर लोब। ये क्या है, इसमें इसके बीच में हमारे लंग्स के स्लाइटली लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। और जो नीचे का जो लोब होता है, ये लोब, उसको क्या बोलते हैं, लोअर लोब। तो एक साइड हमारा 2 लोब प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में, राइट साइड में अपर लोब, लोअर लोब। लेफ्ट साइड में क्या होता है यहाँ पे क्या होता है कि इसी लंग्स में बहुत सारे जो ट्रैकियाज होते हैं, ट्रैकियाज 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब ये ट्रैकियाज क्या करते हैं, हमारे ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं। ब्रोंकस में क्या होता है, अब ये ब्रोंकस में नीचे चल के हम जब देखिए बात करेंगे कि बहुत सारे एल्वोलाई लगे होते हैं, बहुत सारा एल्वोलर सैक होता है, उसमें बहुत सारे एल्वोलाइज होते हैं। अब वो एल्वोलाई को कुछ ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, कवर किए रहते हैं, जिसमें एक होता है पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स होता है और एक पल्मोनरी वेन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा हमारा एल्वोलाई और ये रहा हमारा डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है कि ये जो ऊपर की कैविटी, लंग्स कैविटी, और जो नीचे का जो सिस्टम होता है, एब्डोमेन होता है, उसको सेपरेट करने का काम कौन करता है, डायफ्राम करता है। अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं लंग्स के बारे में। स्टार्ट करने से पहले, लंग्स क्या होता है, एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इलास्टिक ऑर्गन्स होता है, फॉर्म्ड बाय एयर सैक। एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। क्यों इलास्टिक होता है, क्योंकि एयर इन करता है तो एक्सपैंड करता है, और CO2 रिमूव आउट करता है तो रिलैक्स कर जाता है। पेयर्ड में होता है तभी तो दोनों काम करता है। दूसरी चीज है, इट इज कवर्ड विद प्लूरा। अब ये जो हमारा जो लंग्स है, बेसिकली यहाँ पे एक लंग्स बनाता हम लोग। अब ये लंग्स जो होता है वो पूरा एक थिन स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं प्लूरा। अब बोल रहे हैं प्लूरा फ्लूइड इज फाउंड इन द प्लूरा कैविटी। अगर मेरी बॉडी है, ठीक है, मेरी बॉडी को चारों तरफ क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा। अब ये जो प्लूरा जो थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और मेरी जो बॉडी है, इसके चारों तरफ अगर मैं एक पॉलिथीन लगा दूं तो उस पॉलिथीन में मेरी बॉडी में थोड़ा सा गैप दिखेगा आपको, तो वो क्या हो जाएगी, तो मैं बोल सकती हूँ कि उस पॉलिथीन में मैं अपने आप को फिट कर सकती हूँ। तो पूरा क्या हो गई, कैविटी हो गई। उस कैविटी में क्या फिल है, फ्लूइड। और वो कौन सा फ्लूइड है,
प्लूरा फ्लूइड प्रेजेंट है। तो लंग्स ऑक्युपाइड अ ग्रेट पार्ट इन थोरैसिक कैविटी। ये जो आपको दिख रहा है, ये रिब्स जो दिख रहे हैं, ये क्या है, ये थोरैसिक कैविटीज है। और इस पूरे थोरैसिक कैविटी में सबसे ज्यादा पार्ट क्या है, लंग्स का है। तो बेसिकली लंग्स में हमने पढ़ा कि लंग्स हमारे पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इलास्टिक के नेचर के होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जो लंग होता है वो क्या, एक थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं प्लूरा। और लंग्स और प्लूरा क्या होता है, प्लूरा में जो कैविटी होती है उसमें बहुत सारा प्लूरा फ्लूइड भरा होता है, जिसके अंदर हमारा लंग्स होता है। लंग्स हमारा पूरा एक थोरैसिक कैविटी का बहुत ज्यादा पार्ट कवर किया रहता है, और हमारे लंग्स को बहुत क्या करते हैं, हमारे रिब्स कवर्ड किए रहते हैं, हमें प्रोटेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दिस इज नेजल पैसेज, नोज वाला पैसेज को बोलते हैं नेजल पैसेज। फिर ये हमारा माउथ और नोज का जो पैसेज, दोनों हमारा कहाँ खुलता है, फेरिंग्स में खुलता है, ठीक है। माउथ कैविटी को देखिए, तो ये दोनों के दोनों कहाँ खुलते हैं, हमारे फेरिंग्स वाले पोर्शन में खुलते हैं, ठीक है। अब ये फेरिंग कहाँ होता है, लैरिंग्स में, जो कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब जैसे लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया आता है, इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप, इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप। अब हमारा जो ट्रैकिया होता है वो नीचे जाता है, दो ब्रांचेस में क्या होता है, ऐसे ट्रैकिया है, नीचे गया, दो ब्रांच में बाइफरकेट हो गया। अब जैसे ही बाइफरकेट हुआ, इसमें एक प्राइमरी ब्रोंकाई बनेगा, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेगा, फिर टर्शरी ब्रोंकाई बनेगा, फिर टर्मिनल ब्रोंकाई बनेगा, फिर एल्वुलर डक्ट बनेगा, फिर एल्वोलर बनेगा, ठीक है, फिर एल्वोलाई बनेगा। बहुत सारे एल्वोलर को क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। ये क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रैंकियोल्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। और जो ब्रोंकाई पे कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जो नीचे के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ब्रोंकियोल्स के नीचे हमारा क्या आता है, एल्वुलर सैक आता है, जिसके अंदर एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस ऑल स्ट्रक्चर आर नोन एज रिब्स, ठीक है, इसको रिब्स बोलते हैं। और इन सबको क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या होता है, सी शेप स्ट्रक्चर का होता है, जो कहाँ प्रेजेंट है, ट्राकिया पे प्रेजेंट होता है। और जो नीचे का डोम शेप स्ट्रक्चर है, ये हमारा डोम शेप स्ट्रक्चर क्या है, हमारा डायफ्राम होता है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, क्योंकि हम इसको कहाँ पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं, इंटरनल अभी नहीं पढ़ रहे हैं। इंटरनल जब पढ़ेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। यहाँ मैंने एक बहुत ही छोटा सा एक फ्लो चार्ट दिया। इस फ्लो चार्ट से भी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हमारे नोज से लेके हमारे ब्लड तक जाता है, ठीक है, और कैसे रिमूव आउट होता है। ब्रीदिंग के दौरान भी आप ये चीज लिख सकते हैं, उसमें मेंशन कर। जब भी आपसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करें एग्जाम में, जब भी पूछे व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो आप ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और ये वाला जो फ्लो चार्ट है, आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर कि हमारी बॉडी में क्या होता है, नोज से लेके हमारे गैसेस एक्सचेंज भी आप इसमें लिख सकते हैं, नोज से लेके ब्लड तक, ठीक है। बॉडी सेल्स तक नहीं, बॉडी सेल्स वाला तो हमारा इंटरनल हो जाएगा। तो नोज से लेके ब्लड तक जो हमारा ऑक्सीजन रन कर रहा है वो क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी में आता है। तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में, ठीक है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से हमारे नोज में आया, नोज से हमारे नॉस्ट्रिल में गया। नॉस्ट्रिल क्या है, जो हमारा ये दो नोज का ओपनिंग पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। अब नॉस्ट्रिल से नोजल कैविटी में गया। ये जो पोर्शन दिख रही है आपको नोज की, ये जो पूरा पोर्शन होता है वो क्या होता है, ये नेजल कैविटी होती है। अब नेजल कैविटी से ये नेजोफेरिंग्स में गया, क्यों, जो अंदर का पूरा खाली पार्ट उसको क्या बोलते हैं, नेजल फेरिंग्स। फिर अब नेजोफेरिंग्स से कहा गया, ग्लॉटिस में गया। अब ग्लॉटिस से ट्राकिया में गया, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे ट्राकिया। अब ट्राकिया से वो प्राइमरी ब्रोंकाई में गया। ये ट्राकिया दो ब्रांच में बाइफरकेट हो गई, तो एक जो ट्राकिया उसके अपने प्राइमरी, अब ये प्राइमरी फिर आगे करके फिर एक और ब्रांच निकलेगी। लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज ट्राकिया, दिस ब्रांच इज प्राइमरी ब्रांच,
the primary branch is again moved forward. This is a secondary branch. The secondary branch is tertiary branch. Tertiary branch is terminal branch. Terminal branch से alveolar duct बना. So first branch is a primary branch. अब trachea से ऑक्सीजन कहाँ गई? प्राइमरी ब्रांच में गई. प्राइमरी ब्रांच से सेकेंडरी ब्रांच में गई. सेकेंडरी से टर्शियरी में गई. टर्शियरी से कहाँ गई? दिस वन इज प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी, दिस वन इज टर्शियरी. टर्शियरी से दिस वन इज ब्रांक्यूल्स, ठीक है, एंड दिस वन इज एल्वोलर डक्ट, ठीक है. अब टर्शियरी ब्रोंकाई से कहां गई? ब्रोंकियोल्स में गई. ब्रोंकियोल से एल्वोलर डक्ट में गई. डक्ट से सैक में गई, ठीक है. डक्ट से सैक में गई. सैक से कहां गई? एल्वोलाई में गई. एल्वोलाई से फिर कहां चली गई? ब्लड में. क्योंकि एल्वोलाई को कौन, ये जो एल्वोलाई है इसके चारों तरफ क्या है? बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं बेटा, बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं. यही ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ले लेंगे और CO2 को ट्रांसफर कर देंगे कि जा ले जा, लेके जा सारा. अब ये तो पूरा आपका इनटेक था ना. अब ये जो इनटेक चला है इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो ये पूरा जो हमारा इनटेक है ये पूरा हमारा क्या करेगा? रिमूव आउट में हेल्प करेगा. इसी प्रोसेस को क्या करना है? हमें रिवर्स चला देना है. तो क्या होगा? हमारे बॉडी से CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर बना है वो क्या होगा? रिमूव आउट हो जाएगा. तो फर्स्ट वन इज कहां से क्या है? नोज. नोज से नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से निजल कैविटी, निजल कैविटी से कहां गया? नेसोफैरिंक्स में, फेरिंग्स से कहां गया? ग्लॉटिस में, ग्लॉटिस से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में, देन सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, देन टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वोलर डक्ट, देन एल्वोलर सैक, देन एल्वोलाई, देन ब्लड. इन आउट कैसे हुआ? ब्लड से एल्वोलाई, एल्वोलाई से एल्वोलर सैक, सैक से डक्ट, डक्ट से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से टर्शियरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन प्राइमरी ब्रोंकाई, देन ट्रैकिया, देन ग्लॉटिस, देन नेसोफैरिंक्स, देन नेजल कैविटी, देन नॉस्ट्रिल, देन नोज से आउट. अगर आप इतना भी लिखते हो एग्जाम में दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है. आप ये फ्लो चार्ट बना दोगे ना तो भी सही है. आगे बढ़ते हैं. अब एक एक चीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसमें. अब नोज एक एक स्टेप्स को पढ़ेंगे, ठीक है, कि नोज, नॉस्ट्रिल, नोजल कैविटी, नेसोफैरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है. एक एक स्टेप पढ़ेंगे. अगर आपको सिर्फ एग्जाम में लिखना है, समझ में आ रहा है पर बहुत टाइम नहीं है, आप लिख सकते हो. मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है, ड्रॉ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट बनाइए. तो फर्स्ट वन इज नोज. नोज क्या होता है? इट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द नोज बियरिंग 2 नॉस्ट्रिल्स दैट इज सेपरेटेड बाय अ कार्टिलेजिनस स्पेक्ट्रम, ठीक है. एक क्या होता है? हमारा ये नोज है, ठीक है, दिस इज अ नोज, हमारा ये नोज है. इस नोज में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं. हमारे नाक के अंदर 2 छेद होते हैं ना, तो उन 2 छेद को क्या बोलते हैं? 2 नॉस्ट्रिल्स. अब ये हमारे नोज के अंदर आप टच करके देखते हैं, हमारी नोज के अंदर एक जो स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कार्टिलेजिनस मसल से बना होता है, स्मूथ मसल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस स्पेक्ट्रम, ठीक है. वो क्या है? सेपरेट करता है हमारे दोनों नोज को एक दूसरे से, ठीक है. सेकंड क्या है? हेयर प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल, इट इज अ लार्ज पार्टिकल फ्रॉम एंटर द सरफेस. यहाँ पे हमारे नोज के इस एंड पे, ठीक है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है. और ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल के ऊपर हम लोग वेस्टिब्यूल लिखा है. इस वेस्टिब्यूल से बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक ब्लैक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं. ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है वो क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल्स. और ये जो एनवायरनमेंट से हमारे बॉडी के अंदर कोई पॉलन ग्रेन्स या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर ना जा पाए, उससे क्या करता है? हमें प्रिवेंट करता है, उसको क्या करता है? पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है. ये हमारे नोज के जो हेयर्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल. नेजल वेस्टिब्यूल्स भी बोल सकते हैं हम लोग. नॉस्ट्रिल ओपन इनटू द नेजल चैम्बर. ये जो पूरा चैम्बर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा चैम्बर क्या होता है? नेजल चैम्बर. आपके नाक के अंदर ये जो फ्लैप लाइक जो कार्टिलेजिनियस स्पेक्ट्रम होता है, सेप्टम होता है, उसके बाद से पूरा नोज आपको खाली होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? उसको नेजल चैम्बर बोलते हैं. अब हम बात करेंगे हमारे नेजल चैम्बर के अंदर बहुत सारा म्यूकस होता है.
ठीक है। अब ये म्यूकस कहाँ से आता है, क्योंकि हमारा नोज है, हमारे नोज के अंदर क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं। अब ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या करते हैं, हमारे स्मेल में हेल्प करते हैं। ये क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं, ऐसे क्या करते हैं, रिसेप्टर वर्क करते हैं ना, रिसीविंग का काम करते हैं। किस चीज को रिसीव करते हैं, स्मेल को रिसीव करते हैं। अब ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं, इसमें क्या होता है, ग्लोबेट सेल्स होता है। इसमें क्या होता है, ग्लोबेट सेल्स होते हैं। अब ये जो ग्लोबेट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारा म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और यही म्यूकस हमारे चारों तरफ क्या करता है, हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको अंदर जाने से रोकता है, उसको ट्रैप करता है और उसको ड्राई कर देता है। तो वो काम कौन करता है, एक तो हेयर करता है और दूसरा म्यूकस करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, नेसल चैम्बर, और इसके अंदर जो बहुत सारा म्यूकस भरा है उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस। जो लिक्विड स्ट्रक्चर होता है, जो लिक्विड टाइप का हमारे अंदर दिखता है ना नाक के अंदर, उसको म्यूकस बोलते हैं। अब ये जो पूरा जो अंदर का रीजन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी रीजन। इसी के थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है। और ये क्या है, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं जो ग्लोबेट सेल्स बनाते हैं, और ये ग्लोबेट सेल्स क्या करते हैं, बहुत सारा म्यूकस रिलीज करते हैं। दैट्स ऑल। अब इसको आगे बढ़ने से पहले हम तीन चीजें इसमें डिस्कस करते हैं कि जो नेजल चैम्बर होता है, तो नेजल चैम्बर का मतलब क्या होता है, उसके होने ना होने से हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है। द फर्स्ट वन इज वार्म द एयर एज इट पास्ट। हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है, वी डोंट नो कि एयर का जो हमारा इन्वायरमेंट प्रेजेंट है वो कोल्ड है कि वार्म है, क्या हमारे बॉडी टेम्परेचर लायक है क्या नहीं है। तो हमारे जो बॉडी क्या करती है, हमारी जो नोज वाला पोर्शन होता है वो एयर को क्या करती है, पहले वार्म करती है, गर्म करती है। तो सेकंड वन इज ऐड मॉइस्चर टू द एयर। हमारे नाक के अंदर जाते क्या करता है, उसको मॉइस्चराइज करता है एयर को। तो थर्ड क्या करता है, म्यूकस सिक्रेशन ट्रैप द हार्मफुल माइक्रोब्स। हमारे नाक के अंदर हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व से, ऑल्फैक्टरी नर्व्स में क्या प्रेजेंट है, ग्लोबेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो ग्लोबेट सेल्स क्या बनाते हैं, बहुत सारा म्यूकस रिलीज करते हैं। अब ये म्यूकस जो हमारे एनवायरनमेंट से एयर आ रहा है, जो डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, जो डिफेक्टेड पॉलीग्रेन्स है या फिर हार्मफुल माइक्रोब्स है, वो क्या करते हैं, उनको ट्रैप कर लेता है, उनको पकड़ लेता है, ताकि हमें लंग्स में इन्फेक्शन ना हो, हमारे लंग्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं नोज की बात कर लिए, नॉस्ट्रिल की बात कर लिए, नेसोफैरिंक्स की बात कर लिए, अब हम बात करेंगे फेरिंग्स की। फेरिंग्स में क्या होता है, the nasal chamber opening into wider cavity that is called pharynx। अब ये जो nasal cavity है बेटा, ये नोज पड़ा ना, नॉस्ट्रिल, यहाँ पे वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट थे, यहाँ बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर था, ये रेस्पिरेटरी रीजन था पूरा। ये क्या है, ये पूरा नोजल कैविटी है, नेजल कैविटी है। अब नेजल कैविटी के बाद एक जो ओपनिंग हो रही है, ये जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं नेसोफेरिंक्स। क्यों, क्योंकि ये फेरिंग्स से स्टार्टिंग वाला पोर्शन है नाक, और फेरिंग्स का स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नेसोफेरिंक्स। ठीक है। अब नेसोफेरिंक्स के बाद ये फेरिंग्स, यहाँ पे क्या है हमारा, क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं ना। और हमारा इसोफेगस है क्योंकि हमारा फेरिंग्स और हमारा नोज और हमारा माउथ दोनों कहाँ खुलता है, फेरिंग्स में खुलता है। और फेरिंग्स में हमारा जो खाना होता है, फूड पाइप, वो कहाँ जाता है, हमारे इसोफेगस में अंदर जाता है। तो इसोफेगस का जो ओपनिंग पार्ट होता है और जो फेरिंग्स का ओपनिंग पार्ट होता है, वो दोनों मिला क्या बनता है, ओरोफेरिंग्स बनाते हैं। तो बेसिकली फेरिंग्स के अंदर नेजल कैविटी भी आता है, नेसोफेरिंग्स भी आता है, ओरोफेरिंग्स भी आता है, और लेरिंजोफेरिंग्स भी आता है। तीनों चीज आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लेरिंग्स होता है, यहाँ पे लेरिंग्स होता है, और ये लेरिंग्स को क्या बोलते हैं, लेरोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है। तो फेरिंग्स के पोर्शन जहां जहां तक कनेक्ट होंगे दूसरे ऑर्गन से, उनको सारे वो क्या बोलेंगे, लाइक नोज से कनेक्ट है तो नेसोफेरिंग्स, ओसोफेगस से कनेक्ट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स, लैरिंग से कनेक्ट है तो लैरिंजोफेरिंग्स बोलेंगे। ठीक है। तो फेरिंग्स से तीन पार्ट हो गए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं द फेरिंग्स सिचुएटेड बैक टू द माउथ। ठीक है। माउथ के कहाँ प्रेजेंट होता है, माउथ हमेशा जो फेरिंग्स होते हैं वो माउथ के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ बोला इट लीड्स इन द एयर ट्रिब्यूल्स द ट्रैकिया एंड द फूड पाइप लोकेटेड डॉर्सली बिहाइंड द ट्रैकिया। अब जो हमारा ये ट्रैकिया है जो हमें दिख रहा है, इसके पीछे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा
फूड पाइप आगे नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा ट्रैकिया हो गया जो सी से कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है। अब इसके पीछे हमारा पूरा क्या है, फूड पाइप है, और इसके अंदर क्या है हमारा विंड पाइप है, इसके अंदर विंड पाइप है और इसके अंदर फूड पाइप है। इसीलिए जो ट्रैकिया की जो कार्टिलेजिनस मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, शी शेप स्ट्रक्चर होते हैं, वो सर्कल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, क्योंकि पीछे क्या प्रेजेंट है, फूड पाइप। और फूड पाइप में क्या होता है, इसोफेगस। इसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। तो अगर पूरा रिंग शेप प्रेजेंट होगा तो पेरिस्टाल्टिक में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, तो इंसान तो फूड ही नहीं ले पाएगा, तो इसलिए उसको प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, शी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ट्रैकिया के अंदर। अब हम बात करेंगे लैरिंग्स की। हमने फेरिंग्स की बात कर ली। फेरिंग्स में हमने क्या देखा कि एक वाइडर जो नेजल कैविटी है वो ओपन होती है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स हमेशा हमारा फेरिंग्स के अंदर नेजल कैविटी और इसोफेगस माउथ दोनों ओपन होता है। और हमारे जो फेरिंग्स होते हैं ट्रैकिया के ऊपर, ठीक है, ट्रैकिया के अंदर वाले पार्ट में क्या फूड पाइप होता है, ठीक है, पीछे होता है, आगे नहीं होता है। अब हम बात करेंगे लैरिंग्स की। लैरिंग्स क्या होता है, बेसिकली इट इज कॉल्ड अ साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ये जो साउंड बॉक्स है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर दिखते हैं थायराइड, जो कि कहता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग इनहेल करते हैं हमारी आवाज नहीं निकलती, इनहेलेशन में क्या होता है, आवाज नहीं निकलती, बट जैसे एक्सेल आउट करते हैं हमारी जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वाइब्रेट करते हैं, और हमारे माउथ में वो वाइब्रेशन आते ही वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों वर्ड्स में, क्योंकि हम वर्ड सीखे हुए होते हैं और हमें एक ध्वनि सुनाई देती है जो हम बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसलिए लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। द हॉलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप की स्टार्टिंग में ही, ठीक है, जो ट्रैकिया है, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला पोर्शन क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकियल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ऊपर ट्रैकिया का जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे क्या प्रेजेंट है, हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट है। लैरिंग से ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, तो बोलते हैं ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस क्या करता है, फूड को विंड पाइप में आने से रोकने का काम कौन करता है, हमारा एपिग्लॉटिस का काम होता है रोकने का। तो बेसिकली हमने लैरिंग्स में ये पढ़ा कि उसको साउंड बॉक्स कहते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी से कोई भी आवाज नहीं निकलती है, ठीक है, क्योंकि इनहेलेशन के दौरान हम बोल नहीं सकते, बट एक्सहेलेशन के दौरान क्या होती है, जैसे हमारी बॉडी से CO2 बाहर निकलती है, हमारा जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कार्टिलेज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, वो वाइब्रेट करने लगता है, और वो वाइब्रेट करते करते जो हमारा वाइब्रेशन हमारे माउथ में आता है, और माउथ से हम क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कोई भी चीज प्रोनाउंसिएट करते हैं वो हमें सुनाई देती है। ये क्या है, इट इज अ टू लिगामेंट स्ट्रक्चर फोल्ड, दिस इज कॉल्ड वोकल कॉर्ड। ये जो दो लिगामेंट स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो कार्टिलेज के बने होते हैं, द टू लिगामेंटस फोल्ड, ठीक है, ये जो दो लिगामेंटस फोल्ड होते हैं इसको क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड, जो वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रैकिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ट्रैकिया। ये हमारा ट्रैकिया है, बेसिकली दिस इज ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया क्या बोलते हैं हम लोग, विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप। अब हम देखते हैं इट इमर्जेस फ्रॉम लैरिंग्स। लैरिंग्स से जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, ट्रैकिया, और लैरिंग्स से और ट्रैकिया के ऊपर वाला पोर्शन क्या बोलते हैं हम लोग, लैरिंग्स बोलते हैं। द सेकंड वन, इट इज its wall are strengthened by the C-shaped ring of cartilage, ठीक है। इसकी जो वॉल है वो क्या है, C-shaped structure of cartilage। ये क्यों जी, कार्टिलेज है, इसका क्या रोल होता है, ये कार्टिलेज इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि वो कभी भी जो हमारा विंड पाइप है वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। अगर एयर नहीं प्रेजेंट है या फिर फूड हम खा रहे हैं तो कहीं कोलैप्स ना कर जाए हमारे विंड पाइप, इसलिए वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे कार्टिलेज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, शी शेप के स्ट्रक्चर, और वो क्या करते हैं, हमारे विंड पाइप को खुले रखने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली कार्टिलेज क्या काम करते हैं, जो ट्रैकियल कार्टिलेज है वो सपोर्ट करते हैं ट्रैकिया को, ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए। द थर्ड वन इज द रिंग प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। मैंने बता दिया, when there is no air passing through it,
जब कोई एयर पास ना करे तो ट्राकिया क्या ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए तो शी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हेल्प के लिए। ओवर नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ट्राकिया दो ब्रांचेस में बाइफर्केट कर रहा है, दिस वन इज लेफ्ट ब्रोंकस एंड दिस वन इज राइट ब्रोंकस। इट्स क्लियर नाउ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो ब्रांच फर्स्ट ब्रांच आया है इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, यहां से ये जो ब्रांच निकल रही है दिस इज अ सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब यही ब्रांच आगे मूव करके एक और ब्रांच में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, दिस वन इज टर्शियरी ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रांचेस हैं, यहाँ का जो ब्रांच है इसको हम बोलते हैं ब्रैंकियोल्स, और ये जो यहाँ पे जो डक्ट आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, ब्रैंकियोल्स। अब यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्वोलर डक्ट, ठीक है, ये क्या है, एल्वोलर डक्ट है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर, और ये पूरे हम स्ट्रक्चर की बात कर ले, ठीक है, या फिर हम लोग इसको ऐसे पूरा एक ऐसे बना दे एक शैक लाइक स्ट्रक्चर, तो हम इसको बोलेंगे एल्वोलर सैक, ठीक है, एल्वोलर सैक। अगर एक इंडिविजुअल की बात करें इसमें एक ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर को, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्वोलाई। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर, स्ट्रक्चर बहुत क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ब्रोंकाई के बारे में। जो ट्रैकिया दो पार्ट में फर्केट हुआ है इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के तीन पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके नीचे ब्रोंकियोल्स आते हैं, उसके नीचे क्या आते हैं, एल्वुलर डक्ट आते हैं, उसके नीचे क्या आते हैं, एल्वुलर सैक्स आते हैं, उसके अंदर एल्वुलाई आता है। और ये जो तीनों स्ट्रक्चर है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इनको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट इन कीप द डिस्टेंट, ठीक है, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंडेड ना हो जाए। डिस्टेंडेड क्यों, मतलब क्या रीजन है, क्या डिस्टेंडेड का मतलब क्या है, जब हम लोग एयर लेते हैं हमारी बॉडी क्या, हमारे लंग्स क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, तो अगर कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट होंगे तो क्या वो एक्सपैंड करेंगे, वो जो डक्ट है वो एक्सपैंड करेंगे, नहीं करेंगे। इसीलिए हर एक ब्रोंकाई पे कार्टिलेजिनियस रिंग प्रेजेंट होती है ताकि वो क्या करे, डिस्टेंड कर सके, वो फैल सके अपने पूरे जो लंग्स में, हमारे जो ब्रोंकियोल्स है वो क्या एक्सपैंड कर सके, और जैसे ही हम CO2 को रिमूव आउट करें वो क्या है, रिलैक्स कर सके। इसलिए क्या होते हैं, डिस्टेंड ना करें, इसलिए वहां पे सी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। द ब्रोंकियोल्स आर द सब्सिक्वेंट स्टिल फाइनर ट्यूब विदाउट द कार्टिलेजिनस रिंग। अब जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है वो सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में ही प्रेजेंट होते हैं, बट हमारे ब्रोंकियोल्स और हमारे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, हमारे एल्वुलर डक्ट यहाँ और एल्वुलर सैक या फिर एल्वुलाई में प्रेजेंट नहीं होते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एल्वुलाई। एल्वुलाई, एल्वुलाई क्या होता है, द ब्रोंकियोल्स अल्टीमेटली एंड द क्लस्टर ऑफ टीनी एयर चैम्बर दैट इज कॉल्ड एल्वुलाई, ठीक है। एल्वुलाई का मतलब होता है हमारे जो प्राइमरी ब्रोंकियोल से, सेकेंडरी ब्रोंकियोल से, टर्शियरी ब्रोंकियोल से, फिर ब्रोंकियोल्स से, अब ये ब्रोंकियोल टीनी टीनी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड करें जो कि एल्वुलर डक्ट बनाते हैं, और ये डक्ट क्या बनाते हैं, एक पूरा चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वुलाई या फिर एल्वुलर सैक। दूसरा क्या है, द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी सराउंडेड द वॉल ऑफ ईच एल्वुलाई। इट मींस कि अगर ये एक एल्वुलाई है, ये क्या है, वन एल्वुलाई, ये एल्वुलाई चारों तरफ बहुत सारा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स के दिख रहे हैं। ये जो ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है, हमारे क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं, क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, डिवाइड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको कैपिलरीज बोलते हैं। The third part is the wall of alveoli are extremely thin and moist, thus they allow the gaseous diffusion through them. जो हमारी ये वॉल, एल्वुलाई की जो वॉल है ना बेटा, वो इतनी थिन होती है, एक्सट्रीमली थिन। इट मींस कि ये क्या बनती है, ये इपिथेलियल स्क्वाइमस शेल्स की बनी होती है, ठीक है। ये किसकी बनती है, इपिथेलियल स्क्वाइमस सेल्स की। और इपिथेलियल स्क्वाइमस सेल की जो सेल्स होती है वो क्या होती है, बहुत ही
थिन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। थिन स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होना पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, O2 अंदर जाता है और CO2 बाहर आ जाता है। The seventh one is the blood supply to the lungs। अब तो हमारे अल्वोलाई के चारों तरफ हमारे कैपिलरीज प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं, O2 को ले रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं। अब क्या रहा, अब ब्लड सप्लाई टू द लंग्स। अब जो लंग्स है हमारे O2 को लिया, उसको ब्लड में कैसे सप्लाई करना है। द राइट आर्टरियम पंप ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, listen, the right atrium pump all the deoxygenated blood from receiving from the body to right ventricle, ठीक है। हमारे राइट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी में जो हार्ट में राइट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, ठीक है। और कहा गया, राइट आर्टरियम से क्या करता है, वो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर लेता है, which in turn pump into the lungs through the main pulmonary arteries। ये आर्टरीज दिख रहा है आपको, ये आर्टरीज क्या है, ये जो आर्टरीज ब्लू वाली दिख रही है वहां पे क्या है, CO2 है। और जिस आर्टरीज के अंदर ब्लड तो होगा ना बेटा, ये क्या है, यहाँ पे हमारी ये ब्लड है, ठीक है, इसमें क्या है, ब्लड है। अब ये ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो किस टाइप का ब्लड कैरी किए हैं, ये ब्लड कैरी किए हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैरी की है। अब जैसे ही ये ब्लड हमारे यहाँ पे क्या बोले कैपिलरीज के पास आई, क्या हुआ, हमारे आर्टरीज के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हमारे एल्वोलाई के अंदर CO2 कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे CO2 क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ कहां जाएगा, वो एल्वोलाई में चला जाएगा। CO2 कहां चला गया, एल्वोलाई में, और एल्वोलाई में O2 कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, ज्यादा, और हमारे जो कैपिलरीज है उसमें O2 कंसंट्रेशन कम है, तो यहां से अंदर आ जाएगा। अब जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे इस कैपिलरीज में आ गए, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएंगे, पल्मोनरी वेन्स से होते हुए फिर से हमारे अरोटा गया, हमारे हार्ट के थ्रू अरोटा में जाएगा, अरोटा से पूरे बॉडी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारे बॉडी में ब्लड बॉडी सेल्स भी है, फिर वो बॉडी सेल्स में जाएगा, फिर फर्दर प्रोसेस होगा। सो आगे क्या बोल रहा है, नाउ द पल्मोनरी आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। Inside the lungs there are capillaries for around the alveoli, ठीक है। alveoli की चारों तरफ क्या है, capillaries है, blood capillaries। Now the capillaries join another side of the pulmonary veins from these lungs which pour oxygenated blood into the left auricle of heart, ठीक है। It is very clear now that कि हमारे जो बॉडी से, ठीक है, हमारे हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, पूरी बॉडी में फैला देता है। हमारे बॉडी के जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो हमारे बॉडी सेल्स में बहुत ज्यादा होते हैं। अब वो बॉडी सेल्स से कहाँ जाते हैं, हमारे बॉडी के ब्लड में आते हैं। अब ब्लड क्या करता है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करता है पल्मोनरी आर्टरीज, फिर वो आर्टरीज हार्ट से लेके पूरे हमारे लंग्स तक आता है। लंग्स से हमारे क्या आते हैं, बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, ब्लड कैपिलरी जो एल्वोलाई को चारों तरफ से पकड़े होते हैं, घेरे होते हैं। वहां पे क्या होता है, वहां पे CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एल्वोलाई में कम होता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के दौरान कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, और एल्वोलाई में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, हमारे इस कैपिलरीज में ऑक्सीजन कम होता है। तो एल्वोलाई क्या करता है, अपना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। तो फिर जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं, वो लास्ट वाला वेन्स, यहाँ से हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, फिर से हमारे हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर अरोटा से होते हुए हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाता है। इट्स क्लियर नाउ। यहाँ और डिटेल में देखते हैं हम। ये एल्वोलाई है, ठीक है, ये एल्वोलर सैक है, दिस इज द एल्वोलर डक्ट, ठीक है, ये जो है वो डक्ट है। अब ये क्या है हमारे, ये पल्मोनरी एक आर्टरीज है, ठीक है, और ये जो रेड वाले हैं वो क्या है, पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। आर्टरीज क्या कैरी किया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स क्या किया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ये हमारे क्या है, कैपिलरीज है, ठीक है, दिस वन इज कैपिलरीज, ध्यान से देखो, दिस वन इज कैपिलरीज। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है। ब्लू वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, और हमने रेड वाले को क्या बोला, पल्मोनरी वेन्स बोला।
क्लियर? ये हमारा क्या है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एल्वुलर वॉल बोलते हैं, जो किससे बना होता है, थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, एपिथेलियल स्क्वामस सेल्स। ठीक है, एपिथेलियल स्क्वामस सेल्स के बने होते हैं, इतने थिन होते हैं, इतने थिन होते हैं कि डिफ्यूजन के प्रोसेस आराम से गैस एक्सचेंज हो जाता है इसमें। अब क्या होता है हमारी बॉडी से, हमारे हार्ट से, हमारे देखो क्या बोलता है, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टू द लंग्स। ठीक है, हार्ट से, ठीक है, हार्ट से हमारे राइट वेंट्रिकल के हेल्प से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, यहां देखो, ये हमारा क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, इस आर्टरीज में कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में हमारा ब्लू जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पे क्या है, CO2 है बहुत सारा, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, किसका, CO2 का, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से कम से ज्यादा में जाता है। यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा, O2 हमारे कैपिलरीज में आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स की हेल्प से पल्मोनरी वेन्स से होते हुए, पल्मोनरी वेन्स क्या करेगा, कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां से, लंग्स टू हार्ट में ट्रांसफर कर देगा। इट्स क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर ले। अब जैसे ही हमारे जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा पल्मोनरी वेन है, वेन्स है। अब ये क्या है, इसमें बहुत सारा O2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना ज्यादा। अब क्या है, अब ये जो पूरा जो हमारा पल्मोनरी वेन्स है, ये हमारा बॉडी सेल्स है, हमारे बॉडी का सेल्स है। अब हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर क्या था, ग्लूकोज था। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो गया तो क्या बना, CO2 बना, बहुत ज्यादा CO2 बन गया। ठीक है, कुछ वाटर बना और कुछ एनर्जी बना। तो अब जैसे ही ये इसमें क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगा और CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, तो CO2 यहाँ जाएगा। अब CO2 ये फिर आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, ये पूरा फिर क्या हो जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, अब आर्टरी से कहाँ जाएगा, ये फिर ये जाएगा हमारे हार्ट से लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स से कहाँ जाएगा, आउट हो जाएगा बाहर। तो ये जो आपका गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ये जो गैसियस एक्सचेंज है, ये गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं इंटरनल गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। सेम स्ट्रक्चर में जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे मूव करेगा, ठीक है, पल्मोनरी वेन से, तो ये पल्मोनरी जो वेन्स हैं वो कैरी करने कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, ये ब्लड सेल्स बना दीजिए, बहुत सारा कैरी कर रही है। अब तो हमारे पल्मोनरी वेन्स में बहुत सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में, बट हमारी बॉडी जो सेल्स है, ये क्या है, बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स में क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज पड़ा है, न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से बॉडी सेल्स में डालेगा। अब O2 के प्रेजेंस में ग्लूकोज अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा, CO2 बनाएगा और भर भर के एनर्जी बनाएगा। अब जैसे CO2 में क्या बनने लगेगा, तो बॉडी सेल्स के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हमारे पल्मोनरी वेन्स में CO2 कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस मतलब क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर यहाँ से ये मूव कर जाएगा इसमें, तो और फिर ये आगे मूव करते 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 हार्ट से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में, आर्टरी से फिर लंग्स में चला जाएगा, हार्ट से होते हुए लंग्स में चला जाएगा, फिर लंग्स में क्या हो जाएगा, बाहर आउट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर रेस्पिरेशन तीनों स्टेप्स को पढ़ रखा है। अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट
हमारी प्लांट्स के अंदर का जो रेस्पिरेशन होता है वो कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या होता है, बेसिकली आपने पढ़ रखा है कि लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, हमारे प्लांट्स O2 को लेता है और CO2 रिलीज करता है, और इस प्रोसेस के दौरान वो क्या करता है, खाना बनाता है, जो उसको हम शुगर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज बनाता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस कर ली थी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि प्लांट लाइट लेता है, खाना बनाता है, CO2 वाटर को कंज्यूम करता है, और क्या बनाता है, हमारा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है जो रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज, और ये CO2 हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। ये तो हुआ डे की बात। बट नाइट में क्या होता है, नाइट में तो फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं, वो तो बंद हो गया। अब नाइट में क्या होता है ये जो प्लांट ने शुगर बनाया उसको प्लांट क्या करता है, प्लांट के अंदर भी तो प्लांट सेल्स होंगे ना, वो प्लांट सेल्स क्या करेंगे, उस शुगर को कंज्यूम करेंगे, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए भाई, तो वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि उनके अंदर तो ऑलरेडी CO2 है ना, CO2 कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे वो लोग ऑक्सीजन लेना स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा, CO2 वाटर, फिर क्या होगा, CO2 कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए रात में प्लांट क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं और O2 को कंज्यूम करते हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, इन प्लांट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्ड थ्रू द स्टोमेटा। सारा प्रोसेस जितना भी एक्सचेंज है ना बेटा, इसमें बहुत सारा ना स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स पे, ठीक है, हमारे कुछ स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारे कुछ रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हर जगह लीफ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Large intercellular space present throughout the plant body ensure that all the cells are contact in air, root, stem, ठीक है। हर एक प्लांट की बॉडी का जो सेल्स है, जो पार्ट है, वो एयर के कांटेक्ट में हो, जैसे कि रूट हो, जैसे कि स्टेम हो, जैसे कि लीव्स हो, एंड ऑल आर इन्वॉल्व इन द गैसेस एक्सचेंज इन द प्लांट, और हर एक पार्ट गैसेस एक्सचेंज में क्या हो, इन्वॉल्व हो। तो इट्स क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पे बोल रहा है कि लोकेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है, इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब जो रेस्पिरेशन हमारे प्लांट्स में हो रहे हैं वो प्लांट्स के दूसरे मतलब अलग अलग पार्ट्स में कैसे होंगे। तो फर्स्ट वन इज लीव्स। लीव्स में क्या होता है कि लीव्स के सरफेस के ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर प्रेजेंट होते हैं। यहां बोल रहा है रेस्पिरेशन इज ऑकर थ्रू द डिफ्यूजन ऑफ O2 थ्रू द स्टोमेटा इनटू द सेल ऑफ लीव। लीव के ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। ये स्टोमेटा क्या कर रहे हैं, अपना को दिन में खोल देते हैं, बहुत सारा अपना ऑक्सीजन लेते हैं, फिर अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये पूरा रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू कर लेते हैं। रात में और दिन में अलग अलग होते हैं। अब रूट में क्या होता है, रूट जो होता है रेस्पिरेशन ऑकर थ्रू बाय डिफ्यूजन ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल्स। एरिएशन होता है हमारे सॉइल्स में भी, हमारे सॉइल्स ऐसा नहीं था, सॉइल कॉम्पैक्ट होता है, सॉइल तो थोड़ा लूज स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें क्या होता है, एरिएशन स्पोर्स होते हैं, और वो एरिएशन स्पोर्स एयर को क्या करते हैं, पकड़ के रखे रहते हैं। अब ये जो एयर होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे रूट से होते हमारे प्लांट बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमारे रूट क्या कर रहे हैं, उसको डिफ्यूजन प्रोसेस से एयर, सॉइल से एयर ले रहे हैं। द थर्ड वन इज स्टेम। स्टेम के ऊपर बहुत सारा ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लेंटिसल्स बोलते हैं। अब ये जो लेंटिसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन ऑकर थ्रू द स्मॉल पोर प्रेजेंट इन द स्टेम इज कॉल्ड लेंटिसल्स। लेंटिसल्स की हेल्प से भी, जो स्टेम्स पे प्रेजेंट होता है लेंटिसल्स, उनकी हेल्प से भी रेस्पिरेशन होती है हमारे प्लांट बॉडी के अंदर। लास्ट यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, ठीक है बेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम देखते हैं, द लीव्स गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द स्टोमेटा पोर, ठीक है। लीव्स में स्टोमेटल पोर होते हैं। दिन में क्या होता है, स्टोमेटल पोर क्या होता है, खुलते हैं। जब ज्यादा वाटर अमाउंट होता है तो स्टोमेटा खुल जाता है, जब वाटर हर तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज हम लोग को सीखनी है कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि स्टोमेटा का क्या हो रहा है, स्टोमेटा खुल रहा है, स्टोमेटा बंद हो रहा है, और इसी प्रोसेस के दौरान हमारे
प्लांट सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। तो हाउ इट इज पॉसिबल, इसको आज डिस्कस करते हैं हम पहले। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ रखा था। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे क्या है, थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये क्या है, थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर। थाइलाकॉइड में क्या होता है, क्या होता है, लाइट रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, थाइलाकॉइड में होती है। ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, स्ट्रोमा। क्या है, स्ट्रोमा। तो बेसिकली हमने ये चीज पढ़ रखी है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 प्लस H2O, ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज के साथ क्या होता है, O2 रिलीज करते हैं। ठीक है, ये होता है फोटोसिंथेसिस। इसे जनरल अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं। ठीक है, अगर इसी हम लोग रिएक्शंस को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन। अब मैं आपको सिखाती हूँ कैसे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 और वाटर बनेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब हमारा ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है हमारा, यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा थाइलाकॉइड में होता है। अब थाइलाकॉइड में बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जैसे ही लाइट आई, सनलाइट से क्या हुई, लाइट आई, ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट हैं इस थाइलाकॉइड के अंदर, इन्होंने क्या किया, इस लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया। अब जैसे ही लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, इसने क्या, इनके जो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वो क्या हुए, बहुत एक्साइटेड हो गए। और इतने एक्साइटेड हो गए कि अपने अपनी जो एनर्जी है वो दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करते 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 अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते करते कहाँ भेज देंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, कहाँ भेजेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और इनका क्या, सबसे पहले काम है क्लोरोफिल ए के पास भेजेंगे। ठीक है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स के दौरान क्या होता है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल्स में हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल्स प्रेजेंट है, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो यहाँ पे क्या होगा कि सारे मॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो लाइट को ट्रैप करके अपने आप को क्या करेंगे, हाईली एक्साइटेड जाएंगे। एक्साइटेड होने की वजह से अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से हायर सेल्स में भेज देंगे। हायर सेल से वो इलेक्ट्रॉन इतना एक्साइटेड हो जाएगा, इतना ज्यादा वाइब्रेट करेगा कि वो बाहर चला जाएगा, वो दूसरे पर चला जाएगा, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, फिर यहाँ से यहाँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो होते होते कहाँ जाएगा, क्लोरोफिल ए के पास चला जाएगा। अब क्लोरोफिल ए ने जैसे इस इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास ट्रांसफर किया, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना क्लोरोफिल ए के पास। तो इसी दौरान क्या होता है, H2O ब्रेक करता है। ठीक है, जिसमें क्या बनता है हमारा, हाफ H2O मॉलिक्यूल बनता है प्लस वाटर बनता है। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोटॉन्स रिलीज कर जाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है बेटा, O2 है, ये O2 क्या होता है, प्लांट बॉडी से रिलीज कर जाता है। ठीक है, ये प्लांट बॉडी से रिलीज कर गया। अब जो हमारा जो ये लाइट रिएक्शन है ना पूरा, ये क्या है, लाइट रिएक्शन। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर होते 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 फिर अपना जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के पास, फिर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फिर से परफॉर्म करेंगे। बट हमारे लाइट रिएक्शन में, ठीक है, क्या बनता है, दो मेन प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है हमारा ATP एनर्जी, और एक बनता है हमारा NADPH। ठीक है, ये भी क्या है, ये रिड्यूसिंग एनर्जी है, वो एनर्जी है। तो अब क्या हुआ कि ये जो प्रेजेंट है, ये जो खाली स्पेस है वो क्या है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे मैं आपको से कर देती हूँ, फिर इसने क्या हुआ, यहाँ पे बना हमारा ATP और NADPH। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो ग्लूकोज खाना तो बन गया ना। अब इसका इस्तेमाल करके हमारी प्लांट बॉडी क्या करेगी, इस स्टोमा के अंदर ऑलरेडी CO2 प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे दिन के टाइम हमारी प्लांट क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, एक साइकिल चलाएगा अपना, इस साइकिल का नाम है कैल्विन साइकिल।
ठीक है। इस कैल्विन साइकिल के दौरान हमारा जो CO2 है वो अपने आप को रिड्यूस करके यहाँ पे एक अलग टाइप का एक और भी मॉलिक्यूल्स यूज कर लेते हैं, रिड्यूस एंजाइम, जो आपके इस साइकिल में यूज होते हैं। अब ये अपने आप को रिड्यूस करके क्या बनाएगा यहाँ पे, ग्लूकोज। ठीक है, ये तो हुआ दिन। तो ये जो ग्लूकोज बन रहा है और ये जो CO2 हो रहा है, ये होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि प्लांट क्या करे, वो जो लाइट एनर्जी उसको ले रहे हैं और जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पूरा वाइब्रेट करके अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्साइटेड करके अपने अपने क्या करें, अपने मॉलिक्यूल्स को छोड़ दे रहा है। ट्रांसफर होते होते क्लोरोफिल ए के पास जा रहा है, क्लोरोफिल ए से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, क्लोरोफिल ए जो खाली हो गया, उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए हमारे जो रूट है उससे हमारा जो वाटर ले रहा है, हमारा जो रूट, उसको क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। जब वाटर ब्रेक डाउन करेगा तो हाफ O2 और क्या बनेगा, हाफ H2O एंड O2 और कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स रिलीज करेंगे। तो हमारा जो ऑक्सीजन वो रिलीज करेगा, जिसको हम क्या करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब इसी प्रोसेस में हमारे दो मेन प्रोडक्ट बनते हैं, जिसको बोलते हैं, एक बोलते हैं ATP, ठीक है, और एक बनता है हमारा NADPH। और फिर क्या होता है कि हमारा प्लांट बॉडी लाइट रिएक्शन के साथ साथ डार्क रिएक्शन भी चलते रहता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन डिपेंडेंट होता है लाइट पे, बट हमारा डार्क रिएक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। लाइट रिएक्शन डिपेंड होता है लाइट पे, हमारा डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है। ये जरूरी नहीं है कि लाइट नहीं रहेगा तभी डार्क रिएक्शन होगा, लाइट रहेगा तो भी होगा, लाइट नहीं रहेगा तो भी होगा। तो डार्क रिएक्शन में क्या बनाता है, हमारे प्लांट ने ऑलरेडी CO2 लिया था, डे के टाइम ट्रैप किया था, वो CO2 एक साइकिल के दौरान ग्लूकोज बनाती है। अब तो रात हो गया, रात में तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, अब लेकिन प्लांट को तो अपना खाना चाहिए ना, प्लांट तो बैठा नहीं रहेगा। तो प्लांट्स में क्या होता है, रात के टाइम में, नाइट के टाइम में, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को अब प्लांट बॉडी क्या करेगा, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट से क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन कहां से लेगा, स्टोमेटल पोर के थ्रू लेगा। अब जैसे ही वो ऑक्सीजन लेगा, O2 लेगा, और वो O2 हमारे ग्लूकोज के पास आएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, टूट जाएगा, किसमें, CO2 में प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स में। अब ये CO2 टूट गया, अब ये CO2 क्या करेगा, रिलीज कर देगा, कहाँ, इन्वायरमेंट में। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम में पेड़ क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, और डे के टाइम में फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, वो लोग CO2 लेते हैं और O2 रिलीज करते हैं, और नाइट में क्या करते हैं, वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई थिंक कि आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स की, कि हमारी प्लांट्स के अंदर और हमारे ह्यूमंस के अंदर कैसे सर्कुलेशन होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर कैसे मिनरल्स का और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और हमारे बॉडी के अंदर एनिमल्स के अंदर कैसे जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स हमारे एल्वोलाई से हमारा ब्लड सेल्स कैरी कर रहा है, वो कैसे पूरे बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है, और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको कैसे लंग्स से, मतलब एल्वोलाई ब्लड वेसल से हमारे एल्वोलाई में, और एल्वोलाई से हमारे लंग्स से होते हुए रिमूव आउट कर रहा है। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।